वही एक ऐसी ज़िंदगी की किताब थी जिसने मुझको संघर्षों के बीच ये सिखाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, 3 तलाक एक मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा कलंक है। 3 तलाक ना शरीयत का हिस्सा है और ना ही कुरान का हिस्सा है। उनको लगता था कि मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इस चीज़ को बताया कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस्लाम की सही तस्वीर सबके सामने आना चाहिए। जबकि ये लड़ाई महिलाओं की थी, मैं फिर कहूँगी, लेकिन इसमें सपोर्ट सरकार ने किया। इसलिए इससे पहले भी कई सरकारें आई गई, लेकिन 3 तलाक का कानून कभी पास नहीं हुआ। फरहत नकवी को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो मुजाहिदा बोलती है। जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आपका बचपन, आपका पूरा जीवन जो है प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित है। ऐसे में एक बहन और बेटी के अलावा भी एक आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कैसे आप सक्रिय हुई? वो कौन सा पल था जिसने आपको प्रेरित किया इस दिशा में बढ़ने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगी। और मैं अपने ख़ानदान की सबसे छोटी बेटी हूँ। यहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ और जिसे कहना चाहिए कि एक लाडली बेटी। तो पापा की भी बहुत चहेती थी और भाइयों की भी शुरू से ही रही, आज भी। लेकिन कहते हैं कि एक वक्त ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को सब कुछ सिखाता है। तो वो जीवन एक बेटी के रूप में बहुत अच्छी लाइफ थी और बहन के रूप में भी बहुत अच्छा जीवन एक व्यतीत किया मैंने। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात मेरी लाइफ में आए कि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वही एक ऐसी ज़िंदगी की किताब थी जिसने मुझको संघर्षों के बीच ये सिखाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और ज़िंदगी की लड़ाई कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें आपको कंटिन्यू रहना है। किस हालात में आप ये नहीं सोचिए कि हमें इस चीज़ से कोई डर होगा या इस चीज़ से, आप उसको आगे निकल के देखिए तो सब कुछ पॉसिबल है। भरत जी, लोग अक्सर 3 तलाक की बात करते हैं। 3 तलाक को लेकर के बहुत सारी बातें हुई अपने इस देश में, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सुखद भी चीज़ें निकल कर आई जो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसे में इन तमाम उतार चढ़ाव के बीच में आपने चूँकि उसे महसूस किया है, तो उस दौर में आप खुद को टूटने से बचाने के लिए क्या कुछ आपने किया और कैसे जो है चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से उसे सही करने की कोशिश की और जीवन को सामान्य बनाया और दूसरों के लिए प्रेरणा बनी? देखिए, 3 तलाक एक मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा कलंक था। जो छोटी छोटी बातों पे तलाक होती थी और ये केसेस मेरे पास आते थे या मैं कोर्ट में जाती थी तो मुझे देखने को मिलते थे केस। तो मुझको लगता था कि जब मैं अपनी लड़ाई को लड़ रही हूँ, ना जाने कितनी बहनें ऐसी हैं कि कोर्ट में आती हैं, तारीख लेती हैं, चली जाती हैं और उनके केस ऐसे पेंडिंग में पड़े हैं और कोई इस तरह का बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी हमारे मुस्लिम समाज में थी जो परिवार के आगे विवश थी। परिवार वाले उनको रोक देते थे कि घर की इज्जत का मामला है, या सबसे बड़ी चीज़, सबसे ऊपर हमारे कुछ कथित धर्म गुरु थे जी, जिनका ये रहता था कि अगर आवाज़ उठाएंगे तो बहुत सी चीज़ें थी कि इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा या इस बेटी को बिल्कुल किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पे महिलाएं बहुत डरी सहमी थी और जब हम आगे आए, हमने महिलाओं को सबसे पहले अवेयर करने का काम किया। जब महिलाएं अवेयर हुई, उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि एक लड़ाई हमको भी लड़नी चाहिए, हमारी बात भी कहीं से जो है सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक अच्छी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले के जहन में क्या बात फंसेगी, हमें उस तरह की काउंसलिंग करनी चाहिए। तो फिर मैंने उसी तरह की एक काउंसलिंग की और काउंसलिंग करने के बाद महिलाओं को समझाया और अल्हम्दुलिल्लाह महिलाएं जागरूक हुई और लड़ाई लड़ी उन्होंने, और बहुत बेबाकी के साथ लड़ाई लड़ी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी
और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 3 तलाक का कानून आया, बिल्कुल। सरकार ने भी हमारी बात को एक्सेप्ट किया और 3 तलाक का कानून आने के बाद आज के समय में 82% केस कम हुए हैं 3 तलाक बहुत के। बड़ी सफलता है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और इसके साथ साथ महिलाओं के अंदर मैं बदलाव जो देखती हूँ तो उससे मुझे लगता है कि हाँ, मैंने भी कहीं एक थोड़ा जी। अच्छा प्रयास किया जो सफलता मिली जिससे। 3 तलाक को लेकर के एक समाज में एक अलग सा नज़रिया है। तो आपके चूँकि आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, आपने खुद संघर्ष किया और लोगों को इसके लिए इस लड़ाई में मजबूती से खड़े रहने के लिए आपने प्रेरित किया। तो उस 3 तलाक के बारे में आप थोड़ा सा हमें विस्तार से समझाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी चीज़ें पता चल सकें। 3 तलाक ना शरीयत का हिस्सा है और ना ही कुरान का हिस्सा है, लेकिन धर्म के जो कुछ ठेकेदार थे, कथित ठेकेदार, उन्होंने इस चीज़ को समाज में इस तरह से दिखाया कि 3 तलाक जो है वो शरीयत और कुरान का हिस्सा है। इस चीज़ को स्टार्टिंग में यही दिखाना शुरू किया और इसी पे जब 3 तलाक किसी भी महिला को होती थी तो वो महिला किसी भी धर्मगुरु के पास जाती थी फतवा लेने। तो जब उसको 3 तलाक का फतवा आइडेंटिटी दी जाती थी तो उस टाइम कभी भी महिला को बुला के ये नहीं पूछा जाता था कि क्या रीज़न रहा जो तुम्हारे पति ने 3 तलाक दिया, या तुम्हारे पति ने 3 तलाक दिया तो क्या तुम्हारे जो माँ बाप ने जिंदगी भर की जमा पूंजी तुम्हारे दहेज में दी थी वो तुमको वापस किया। क्या हालत होती है उस महिला की, जरा आप सोचिए कि जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हों और उसको 3 शब्दों से मिनटों में रिश्ता खत्म कर दिया जाए। जो रिश्ता बनने के लिए आप समाज के बीच में कई इसमें विटनेस भी होना चाहिए, गवाह भी होना चाहिए, हाँ, और निकाह होने में इतना ज़्यादा आपने निकाह को मुश्किल कर दिया और तलाक को आसान कर दिया, जबकि तलाक मुश्किल है इस्लाम में और निकाह मुश्किल है, निकाह आसान है। तो उस चीज़ को ना इन्होंने गलत तरीके से दिखाया जिससे कि इस्लाम की भी एक गलत तस्वीर लोगों की निगाह में आ रही थी, क्योंकि जो भी सुनता था कि इस्लाम में 3 तलाक है, यही शब्द बोले जाते थे। जब हमने इस लड़ाई को लड़ा तो जो डिबेट्स वगैरह होती थी तो उसमें यही बात होती थी कि आप इस चीज़ को कुरान से और शरीयत से साबित तो करके दिखाएं। आपकी ज़बान पे हम नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाएं। तो कोई नहीं कर पाया इस चीज़ को साबित, और नहीं कर पाया साबित, इसी वजह से ये 3 तलाक का कानून आया। तो महिलाएं इससे बहुत खुश हुई और कहीं ना जाने कितनी बेटियां हैं जो इस जैसे कलंक से आज की डेट में बच चुकी हैं। क्योंकि जब ये होता है कि 3 तलाक नहीं हुई है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो उस फैमिली डिस्प्यूट में क्या होता है कि एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोनों के बीच में समझौता करा सकते हैं, एक रास्ता बना रहता है। लेकिन 3 तलाक के बाद जब फतवा मिल जाता है तो ये लोग ये दिखा देते हैं कि 3 तलाक होने के बाद ये चीज़ दिखा देते थे और इससे महिलाएं बहुत टूट जाती थी और बच्चों को लेके महिलाओं की क्या स्थिति थी वो हमने बहुत करीब से देखी, बहुत करीब से देखी है वो स्थितियाँ। इन सब के बीच ही आपने मेरा हक फाउंडेशन की नींव रखी। इस संगठन को बनाने के पीछे आपके क्या उद्देश्य रहे हैं और कैसे संघर्ष रहा इसको स्थापित करने के लिए, और अब ये कैसे काम कर रहा है? मैंने अपनी कानूनी लड़ाई 19 साल में, जो मैंने अपनी कानूनी लड़ाई 2006 से स्टार्ट की थी, तो जब मैं कोर्ट जाती थी, कोर्ट जाके मैं देखती थी कि मैं मतलब कोर्ट में जा रही हूँ और देख रही हूँ हालात महिलाओं के, तो उन महिलाओं को देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें इन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इनके हक की आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी जागरूकता, अवेयरनेस, ये महिलाओं के अंदर नहीं थी और इसमें सबसे पहला काम हमने महिलाओं को अवेयर करके एक प्लेटफॉर्म, मेरा हक फाउंडेशन नाम का संगठन तैयार करके इन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इनको इस चीज़ के लिए जागरूक किया, और जागरूक करने से इन महिलाओं के अंदर बहुत
हिम्मत और बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, आत्मविश्वास बढ़ा। बहुत आत्मविश्वास बढ़ा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो आपसे संपर्क में आती हैं और फिर उनकी लगातार। बात जी। इसी प्लेटफॉर्म से कोर्ट और जहाँ भी संभव हो सकता है जिस भी प्लेटफॉर्म पर जी। उनकी आवाज़ पहुँचनी और चाहिए। इसके साथ साथ हमने जो महिलाएं कोर्ट की लड़ाई लड़ना चाहती हैं, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहती हैं, उनके लिए हमारा संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक वकील भी उनको मुहैया कराया जाता है। क्योंकि महिलाओं की हालात अगर ऐसी कंडीशन होती है तो महिलाओं की सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, और जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो एक ये वजह भी रहती है कि महिलाओं को लगता है कि अगर हमने कानूनी लड़ाई लड़ी तो हम उसका कहाँ से फाइनेंशियली कहाँ से जी। सपोर्ट मिलेगा हमको, तो इसलिए हम इसका भी सपोर्ट करते अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो आपका संगठन है ये प्लेटफॉर्म इस हिसाब से, जैसा मैंने चूँकि न्यूज़ में मैं भी न्यूज़ से हूँ तो तमाम खबरें आती रहती हैं, तो एक आध या दो एक्सीडेंट ऐसा घटनाएं आई हूँ आपके मुझसे सुनना चाहूँगा जिसमें तलाक तो दे दिया, मतलब एक विवाद खड़ा हो गया, दो पति पत्नी आपस में विवाद बन गया और कोर्ट कचहरी शुरू हो गया। लेकिन जब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात उठी तब क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई हस्बैंड रहा हो तो वो फिर से उन लोगों में समझौता हो जाए और आपस में उनकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाए, उन्हें लगा कि हमसे गलती हुई, या मतलब कुछ इस तरह का कोई एक समझौता इस तरह का कुछ? ये जो एक समझौता अदालत जी। मैं लगाती हूँ, ये एक मीडिएशन होता है जी। यहाँ पे। तो कभी भी कोई महिला जब अपनी तकलीफ लेके या अपने इशू लेके हमारे पास आती है कि हमारे पति ने ऐसा किया, तो सबसे पहली चीज़ तो हम पति पक्ष को ज़रूर बुलाते हैं, उसके ससुराल वालों को ज़रूर बुलाते हैं, ताकि हमें दूसरे की बात भी समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई तक जाना बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा गलत हो जाए। सही। ठीक है, तो हम अच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन गुनाह हो जाए तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम दूसरे पक्ष को भी बुला के सामने आमने दोनों से बात करते हैं, ताकि सामने आमने अगर बात हो पाएगी तो सारी चीज़ हम जज कर पाएंगे कि क्या है। तो इसमें तो कम से कम 2000 से अधिक केसेस ऐसे हैं जिसमें हमें सफलता मिली। जो परिवार पूरी तरह से टूट चुके थे वो पुनः बसाए गए। आप अक्सर कहती हैं कि 3 तलाक गैर इस्लामिक है, इसको लेकर आप मुखर रही हैं। जब आप धर्म की आधुनिक व्याख्या करती हैं या आज के हिसाब से उसे परिभाषित करती हैं, तब क्या कहीं जो है इसमें इसको लेकर समाज का क्या रुख रहता है? समाज का रुख तो स्टार्टिंग में तो बहुत खराब रवैया था समाज का। जी। उनको लगता था कि मैं इस्लाम के खिलाफ बोलती हूँ, मैं अपने धर्म के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने हमेशा इस चीज़ को बताया कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इस्लाम की सही तस्वीर सबके सामने आना चाहिए। जो एक तस्वीर धर्म के ठेकेदारों ने दिखा दी थी वो एक सही तस्वीर आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लगातार लड़ाई लड़ी, जिसमें मेरे ही समाज के लोग बहुत सारे ऐसे थे जो मुझसे नाराज़ थे और मेरे खिलाफ आगे भी आए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे ये लड़ाई कंटिन्यू रही तो मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारे समाज के लोग आज उनको सच्चाई खुद भी पता चली कि सच्चाई की लड़ाई क्या थी, और जिन बेटियों के ऊपर इस तरह से हादसे होते हैं तो उनके परिवार वाले भी इस चीज़ को सोचते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो भी मुखर हुए हैं। तो आज की डेट में लोगों की मानसिकता बहुत बदल चुकी है, बहुत हद तक बदल चुकी है। जी। आपको इन सब बातों के बीच कई बार ऐसा हुआ कि आपको जान से मारने की धमकी तक मिली, आपके घर में हमले की कोशिश भी हुई। इन सब के बीच क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत हुआ, छोड़ देते हैं, क्या करना है? जो कि भाई आपकी भी परिवार है, बेटी है और आपके घर के सदस्य हैं, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगा, कभी लगा कि छोड़ देते हैं, छोड़ो आगे नहीं करेंगे तो? ऐसी फीलिंग्स शायद मेरे परिवार के बीच में आई थी। जी। मेरे भाइयों को लगा था, मेरी भाभियों को लगा था, मेरी बहनों को लगा था इस बात को कि ऐसा मत। जब स्टार्टिंग में मुझे इस तरह की धमकियाँ मिली या इस्लाम से खारिज किया गया, मुझे इस तरह की चीज़ें हुई, तो उस टाइम मेरे घर वालों को लगा कि एक बेटी है तुम्हारी और कैसे उस बेटी का भी कोई सहारा नहीं है तुम्हारे अलावा,
तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अब छोड़ दो इस काम को। तो कहते नहीं है कि पहला कदम जब इंसान बाहर निकालता है तो एक तरह का सर पे कफन बांध के निकलता है। बस वही था। एक कहेंगे आपके शायद मुझे डर नहीं लगता है, अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता है। बस वही एक चीज़ रही कि मेरे अंदर डर नहीं आया, और डर नहीं आया तो कहीं भी मेरे कदम नहीं लड़ रहा है। शायद यही वजह है, इसी ने आपको प्रेरित भी किया कि आप चाहे जो भी मंच हो वहाँ पर खड़े होकर ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए की आवाज़ बन सकें। बरेली जैसे शहर में जहाँ पर धार्मिक आस्था बहुत गहराई तक है, ऐसे में धर्मगुरुओं मौलवी इस तरह के जो लोग हैं उनसे कैसे आप चुनौती स्वीकार कर पाए या उनसे कैसे सामना कर पाए? देखिए, जो कथित धर्म गुरु हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ एक मोर्चा भी खोला और मुझे हर तरह से टॉर्चर किया गया, कभी मुझे धमकियाँ दी जाती थी, कभी मेरी बेटी को लेके धमकियाँ दी जाती थी कि इसका सबसे वीक पॉइंट इसकी बेटी है, उसको लेके धमकियाँ दी जाती थी, या मुझे इस्लाम से खारिज किया गया, और भी बहुत सी बातें हुई। मुझे ये बोला गया कि फरहत मुसलमान होने का सबूत दे। अच्छा, फरहत मुसलमान नहीं है, मुसलमान होने का सबूत दे। ये एक मौलाना थे अपने बरेली के, जो अब तो कहीं और ही हैं। तो उन मौलाना ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जदीद बनाई है, तो उसमें एक मौलाना को बुलाया था, उसके जो अध्यक्ष थे दिल्ली से, वो आने के बाद उन्होंने साफ मीडिया के सामने बात बोली कि फरहत मुसलमान नहीं है, फरहत मुसलमान होने का सबूत है। तो जब ये बात कही थी तो इस चीज़ पे मुझे तो इनके वीक पॉइंट पता थे कि इनके ज़्यादातर टोपी और दाढ़ी में सिर्फ बने बैठे हैं। इनके पास किसी के पास 90% लोगों के पास डिग्री नहीं है। ये अपनी पुश्तैनी एक रियासत संभाले हुए हैं, बस। तो यही चीज़ थी। तो मैंने इस चीज़ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिली, और मिलने के बाद मैंने इन लोगों की डिग्रियों की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की। तो इस मांग को मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट भी किया और बरेली जिलाधिकारी महोदय को अग्रसारित भी किया था इस चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे इतने फॉलोवर्स हैं, इन लोगों ने थोड़ा सा हंगामा किया, हुआ कुछ नहीं। इन लोगों की जब डिग्रियों की जांच की बात आई तब ये खलबला गए। तब तो ये था ना कि सच्चाई खुल जाती। तो इस वजह से फरहत को कभी इस्लाम से खारिज करना है, कभी फरहत को मुस्लिम ना होने का बताना है। ठीक है, मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ इसका सबूत मुझे नहीं देना है, ये सबूत दे कि इनके पास डिग्रियाँ कहाँ हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जिनका जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ के लिए कि आप लोगों को सही तरीका, सही नज़रिया दिखाएं। तो ये लोग सही नज़रिया नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं। राजनीति में आपका झुकाव स्पष्ट है और कहा जाता है कहीं न कहीं भाजपा के करीब ही है थोड़ा सा ये झुकाव। तो ये सामाजिक कार्यों की वजह से है या आप पार्टी का आपका कुछ मतलब भाजपा को लेकर के आपका मन में कुछ है? देखिए, जो सामाजिक कार्य जो स्टार्टिंग हमने लड़ाई की थी वो 3 तलाक को लेकर थी। तो 3 तलाक एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सरकार ने पूरा सपोर्ट किया। मैं जबकि ये लड़ाई महिलाओं की थी, मैं फिर कहूँगी, लेकिन इसमें सपोर्ट सरकार ने किया। इसलिए इससे पहले भी कई सरकारें आई गई, लेकिन 3 तलाक का कानून कभी पास नहीं हुआ। हमेशा इन लोगों ने राज्यसभा लोकसभा में हमेशा कोई ना कोई अड़चन डाली है। तो जब सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझा तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम महिलाएं और हम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमारा भी झुकाव हुआ। बाकी तो पारिवारिक तौर पे भी अगर देखा जाए तो हमारा बैकग्राउंड है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन मैं गैर राजनीति संगठन चला रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेरे सामाजिक कार्य है महिलाओं को लेके, पीड़ित महिलाओं के हक की आवाज़ उठाना, 3 तलाक को लेके, इसमें हमेशा सरकार ने हमारा साथ दिया और न्याय की बात की। इसलिए मेरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। आपके बड़े भाई मुख्तार जी जो है देश के बड़े नेता हैं, उनके व्यक्तित्व का कितना असर आपके काम पर या आपकी सोच पर पड़ता है?
बड़े भाई हैं वो, और वो भी काफ़ी सोशल हैं, राजनीति के साथ साथ सोशल हैं। बचपन से हमने उनके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी देखी जो हमको लगता था उनको देख के कि हाँ, मतलब सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, समाज के लिए भी आगे बढ़ के कुछ करना बहुत ज़रूरी है। एक राजनीतिक बैकग्राउंड होने के साथ साथ भी वो समाज को लेके चल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। अल्पसंख्यक समाज जो अपना, देखिए पहले इंसान कमी जो है वो अपने घर में देखता है, उसके बाद बाहर देखता है। इसी तरह से अपने समाज में, हमारे समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उसको लेके जिस तरह से मैंने आवाज़ उठाई, तो इसमें बहुत कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने ही परिवार से, अपने ही घर से सीखी। एक तरफ आपका काम, दूसरी तरफ आपका परिवार है। आप अपने काम और परिवार के बीच कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं? ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार भी ज़रूरी है और काम भी ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। ऊपर वाले का शुक्र है, थोड़ा सपोर्ट भी रहता है परिवार का, और बेटी भी अब बड़ी हो गई है, तो मुझे लगता है कि मुझे परिवार का जो सपोर्ट रहता है उसकी वजह से सब चीज़ों में मेरे बैलेंस बना रहता है। जैसे कहते नहीं है कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन में नहीं जाए तो शिकायतें रहती हैं परिवार वालों को, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ना कोई जगह मुझे स्किप करना पड़ जाती है मजबूरी, और मेरा कोई ऐसा कार्यक्रम है ज़रूरी, तो कोई बुरा नहीं मानता इस चीज़ में, तो बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलते हैं हम इस चीज़ को। आपके भविष्य को लेकर के क्या योजनाएं हैं? क्या मेरा है फाउंडेशन राष्ट्रीय स्तर पर आप इसको ले जाएंगी, या इसको किस रूप से आप देखती हैं आगे बढ़े? मेरे पास लगातार मैंने प्रदेश स्तर पे अपना संगठन स्टार्ट किया, लेकिन मेरे पास कई जगह से कॉल आती हैं, और फ़ोन के माध्यम से भी मैं काउंसलिंग करती हूँ। जैसे मुंबई के केसेस होते हैं तो मुंबई काफ़ी दूर है, पटना के केसेस होते हैं, पटना काफ़ी दूर है, सुडेन तक से केस मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फ़ोन के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए तो ये संगठन निकल चुका है, और लोग लगातार जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो संपर्क में, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह बनी रहती है, तो वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं लोग आग में घी देने का काम करते हैं, वो बड़ा आग का गोला बन जाता है। तो वहाँ पे लोग एक दूसरे के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो संपर्क करते हैं, और अगर दूर के ज़्यादा केस हैं और लोग हमारे तक नहीं आ सकते तो हम फ़ोन के माध्यम से उनसे काउंसलिंग रखते हैं। आपके काम में सोशल मीडिया का कितना भूमिका रहती है? क्योंकि ये काम जितना लोगों तक पहुंचता है उतना ही अवेयर भी होते हैं, तो सोशल मीडिया को किस नज़रिए से आप देखती हैं, आपके काम के साथ? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दूसरों की भी जानकारी मिलती रहती है कि समाज में क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स हमको पता रहते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं, लोगों को हमारे काम के बारे में पता चलता है, तो एक से दूसरे को पता चलता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो लोग बताते हैं कि भाई वहाँ पे वो रहती हैं, वो ऐसे संगठन चला रही हैं, तो आप उनसे बात कीजिए या उनसे मिलिए। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक दूसरे को पहचान के लिए जरिया है, रास्ता है। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस तरह की यातना भरी कह लीजिए ज़िंदगी जी रही हैं, या 3 तलाक से कहीं ना कहीं वो प्रभावित रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए मेरा संदेश हमेशा एक ही रहता है कि पीड़िता की ज़िंदगी मत गुजारो, बेचारी बन के समाज में मत जियो, क्योंकि एक इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आप पीड़िता बन के नहीं, विक्टिम बन के नहीं, आप फाइटर, आप योद्धा बन के अपनी ज़िंदगी जिए। अगर आपको लगता है कि हम गलत नहीं हैं तो उस जगह पे हमें हक की आवाज़ उठाना चाहिए, और बहुत बेबाकी के साथ उठाना चाहिए। इसमें कोई डर की बात नहीं है, और इसी से समाज में आपको एक पहचान और एक इज्जत मिलेगी। तो आप विक्टिम बन के नहीं, फाइटर बन के जिए। इसी के साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल जिन जी की बात होती है, नए बच्चों की बात होती है,
तो एक तरह से इस विषय से तो वो दूर हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि भविष्य है, तो आप कैसे ये उनके लिए कुछ संदेश क्या देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इसे देखें और ताकि भविष्य में वो जागरूक रहें और इस तरह की चीज़ों से बच सकें या बचा सकें? अभी रिसेंटली 1-1.5 साल हो गया लगभग, तो मैंने अपने समझौता अदालत में जो फैमिली डिस्प्यूट को लेके मैं काउंसलिंग कर रही थी, इसके साथ साथ मैंने बच्चों की काउंसलिंग भी स्टार्ट की है। बच्चों की काउंसलिंग इसलिए स्टार्ट की कि मेरी ही बेटी की क्लास के लगभग 3-4 बच्चों ने सुसाइड की 5-6 महीने के अंदर। तो मेरी बेटी इस चीज़ को लेके बहुत टेंशन में आ गई कि मम्मा ऐसा कैसे। और एक मेरी फ्रेंड दिल्ली गई थी, उसने वहाँ पे सुसाइड कर ली, किसने कर ली। तो मुझको लगा कि शायद ऐसा होता है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं दोनों, तो इस वजह से, या बच्चे किसी डर की वजह से अपने पेरेंट्स से हर बात नहीं कह सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हर बात अपने पेरेंट्स से बोलेंगे तो शायद हो सकता है इसका गलत इम्पैक्ट पड़े और हमें पेरेंट्स ना समझ पाएँ। तो इसलिए हमने बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट की और हमने वहाँ बच्चों से बिल्कुल खुल के बात की और ये कहा कि तुम ये सोचो नहीं कि हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये सोचो कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे सामने बैठा है और अपनी कैसी भी बात है जो तुम अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते वो बात बताओ। और हमने जो बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट की उसमें हमको बहुत अच्छा उसमें भी रिजल्ट मिला कि बाद में बच्चे तो आए ही आए, उसके साथ साथ स्कूल के भी बच्चे आए, कॉलेजेस के भी बच्चे आए, उनको हमने ज़िंदगी के बारे में समझाया काउंसलिंग करके। इसके साथ साथ उनके कुछ पेरेंट्स ने भी मेरे पास आना शुरू किया कि हमारे बच्चे बेटी है वो चुप चुप रहती है, कोई बात उसके मन में चल रही है वो हमसे नहीं बोल पा रही है और मैडम आप मालूम करके देखें कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तो वहाँ मुझे लगा शायद मेरा ये प्लान भी सक्सेस हुआ, ये भी एक प्रयास मेरा सक्सेस हुआ कि पेरेंट्स को भी अब लगता है कि हमारे बच्चे हमसे अगर बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ करेंगे। तो इस वजह से मैंने उनके बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद जो भी समस्या थी उस चीज़ को सुना और अगर हमें लगा कि इनके पेरेंट्स को भी बुला के बात करना चाहिए, हमने उनसे भी बुला के बात की। तो बच्चों की काउंसलिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ज़िंदगी का आगे तक का एक लेसन पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, हम बहुत सी चीज़ों में अपने बच्चों से पारदर्शिता नहीं रखते थे, लेकिन पारदर्शिता रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों से, इसलिए ताकि बच्चों की आगे की लाइफ हो तो वो लड़खड़ाए नहीं। जैसे मेरे साथ शुरू में हुआ था तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस हुई थी कि ऐसे हालात आए हैं तो मैं उसको फेस कैसे करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के अंदर से ये डर खत्म होगा। अंत में फरहत नकवी को अगर एक वाक्य में परिभाषित करना है तो क्या है? फरहत नकवी को एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो मुजाहिदा बोले। क्या अर्थ हुआ इसका, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। मुजाहिदा संघर्ष करने वाली, हक के लिए लड़ने वाली, न्याय पाने वाली, इसको मुजाहिदा कहते हैं। जो ऐसी महिला, ये एक उर्दू का शब्द है, एक ऐसी महिला जो अपने हक के लिए, समाज के लिए और गलत बात के लिए, अन्याय के लिए निडर होके खड़ी रहती है, इसको मुजाहिदा बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे व्यूवर्स को ज़रूर आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगी और वो भी संघर्ष के राह में आगे बढ़ेंगे।